बताओ। हेलो मैम, बोलूं मैं? हाँ हाँ बोलो। मैम, ये ट्रायल और एरर की थ्योरी ना एडवर्ड ली थॉर्नडाइक ने दी थी। इन्होंने बताया था कि हम ना एक साथ से कुछ नहीं सीखते हैं। जब हम किसी चीज को सीखने की कोशिश करते हैं तो हम गलतियां करते हैं, और उसी चीज को हम बार बार करते हैं तो फिर हमसे गलतियां कम होती हैं और हम वो चीज सीख जाते हैं। इन्होंने इसको इन्होंने बताया था कि ये ना स्टिमुलाई और रिस्पॉन्स के बीच का कनेक्शन होता है। इस किसी काम को करने के लिए हमें एक स्टिमुलाई की नीड होती है। ओके। इसको प्रैक्टिकल करने के लिए उन्होंने एक कैट को लिया था। उन्होंने इस एक कैट को भूखा रखा था, फिर उसे एक बॉक्स में बंद कर दिया था जिसे पजल बॉक्स बोलते हैं। उसके बाहर उन्होंने स्टिमुलाई के लिए एक फिश के टुकड़े को बाहर रख दिया था और उस पजल बॉक्स के अंदर एक बटन लगा दिया था जिसकी हेल्प से वो खुल सकता था और वो बिल्ली बाहर आके अपना खाना ले सकती थी। जब बिल्ली अंदर थी तो उसने बहुत कोशिश करी और बहुत सारी गलतियां करी और फिर एंड में जाके उससे वो खुल जाता है। वो अपना खाना ले लेती है। और उन्होंने ये वाला प्रैक्टिकल कई बार करा और उससे एक टाइम ऐसा आया कि वो सीख गई थी और उन्होंने उस कैट को अंदर डाला और उसने तुरंत वो बटन दबाया और वो बाहर आ गई। ओके ठीक है। सो ट्रायल एंड एरर थ्योरी क्या बोलती है कि हम लोग चीजें पढ़ के चीजें देख के नहीं सीखते, हम लोग जो गलतियां करते रहते हैं हम वो सीखते हैं। ठीक है। तो मतलब आपने सपोज अगर डेली लाइफ का देखा जाए तो आप अगर कोई क्वेश्चन पेपर अटेंड कर रहे हो, ठीक है, प्रैक्टिस कर रहे हो, तो अगर आपने 10 क्वेश्चंस आपने अटेंड किए, उनमें से अगर आपको 3 नहीं आए समझ में, तो आपने क्या किया, उन 3 को दोबारा देखा, ठीक है, प्रैक्टिस किया, तो क्या होगा, नेक्स्ट टाइम आपको वो 3 और अच्छे से याद होंगे। ठीक है। तो आप क्या करते हो, आप जो एरर करते हो उससे आप ज्यादा सीखते हो। ठीक है। वेरी गुड। आंचल ना या आकांक्षा? आकांक्षा। वेरी गुड आकांक्षा। अब बताओ नेक्स्ट। यस मैम। हाँ आंचल। मैम, मैंने प्रिपेयर की है वो हमारी क्लासिकल कंडीशनिंग की थ्योरी। ओके। जो हमारी क्लासिकल कंडीशनिंग की थ्योरी है, ये हमें प्रपोज, क्या बोलते हैं, इवान पेवलोव ने जो है प्रपोज्ड की थी 1849 में। ओके। इसमें इन्होंने कंपैरिजन बताया मैम स्टिमुलस में और हमारा रेस्पॉन्स में। तो इन्होंने एक डॉग को लेके एक्सपेरिमेंट किया था जिसके अंदर इन्होंने, यस मैम, तो इन्होंने डॉग को लेके एक एक्सपेरिमेंट किया था। तो देन मैम इसमें जो क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी है, ये थ्योरी है अ टाइप ऑफ लर्निंग इन विच नेचुरल स्टिमुलस कम्स टू ब्रिंग अबाउट अ रेस्पॉन्स आफ्टर इट इज पेयर्ड विद अ स्टिमुलस दैट नेचुरली ब्रिंग्स अबाउट दैट रिस्पॉन्स। देन मैम इसमें कुछ हमारे पॉइंट्स हैं जो हमें मतलब कि क्या बोलते हैं, इस पूरी की जो थ्योरी है उसको कंप्लीट हमें समझने में हेल्प करते हैं। जैसे कि इसमें फर्स्ट होता है द अनकंडीशन स्टिमुलस। तो जो हमारा अनकंडीशनल स्टिमुलस वो क्या होता है, जैसे मैम एक डॉग है, उसके सामने हमने मीट का पीस रखा है, तो व्हेन प्रेजेंटेड विद मीट नेचुरली सैल्वेशन टू द मीट। जब हम डॉग के सामने मैम मीट रखेंगे तो उसका नेचुरली जो है सैल्वेशन स्टार्ट हो जाएगी। नेचुरल सैल्वेशन स्पेशली व्हेन हंग्री। जो हमारा स्पेशली जो सैल्वेशन है वो तब होगी जब डॉग जो है हमारा वो बहुत ज़्यादा हंग्री होगा, तब सैल्वेशन उसकी नॉर्मल के अकॉर्डिंग ज़्यादा होगी। इन इट मीट इज एन अनकंडीशन स्टिमुलस। जो हमारा इसमें मीट है, मीट हमारा एक अनकंडीशन स्टिमुलस के उसमें मैम वर्क कर रहा है। देन हमारा मैम आता है अनकंडीशनल रिस्पॉन्स। इसमें रिस्पॉन्स में आ जाएगा
रिएक्शन टू एन अनकंडीशनल स्टिमुलस इज कॉल्ड द अनकंडीशन रिस्पॉन्स, यानी कि अनकंडीशनल जो स्टिमुलस है उसको देख के या उस चीज को रिएक्ट करके जो रिस्पॉन्स देंगे उस रिस्पॉन्स को मैम अनकंडीशन रिस्पॉन्स बोलेंगे। देन देन इट कम्स टू नेचुरल स्टिमुलस। अब जो हमारे मतलब कि जिन्होंने थ्योरी दी है पैवलव ने, उन्होंने क्या किया, वो डॉग को जो मीट दिया था वो तो उन्होंने बता दिया कि नेचुरली हमारा ये होता है कि मीट को देख के वो सैल्वेशन स्टार्ट कर देता है। नेक्स्ट उन्होंने एक नेचुरल स्टिमुलस यानी कि बेल को लिया। बेल यहाँ पे हमारा एक नेचुरल स्टिमुलस के रूप में मैम वर्क कर रहा है, जिसमें उन्होंने क्या किया, उन्होंने बेल को रिंग किया, लेकिन जो डॉग है उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं रहा, क्योंकि उन्होंने बेल को रिंग तो किया लेकिन उसके साथ मीट वगैरह या फिर कुछ खाने के लिए उस डॉग को नहीं दिया, जिस वजह से उसने रिस्पॉन्स नहीं किया। देन नेक्स्ट हमारा आता है कंडीशन स्टिमुलस CS। जब उन्होंने प्रेजेंटेड किया मीट और मीट को प्रेजेंट किया डॉग के आगे और उसी समय पे मतलब सेम टाइम पे उन्होंने बेल को रिंग किया, देन जो डॉग है उसने क्या किया, एसोसिएट किया साउंड ऑफ बेल विद द मीट, देन ही स्टार्ट सेलिब्रेट एट द साउंड ऑफ बेल। देन उसने रिपीटेडली मैम यही किया कि बेल खाना देने से पहले उन्होंने बेल बजाई। तो देन डॉग के माइंड में ये आ गया कि मतलब उसको लर्न हो गया एक तरह से कि बेल बजेगी तो मुझे खाना मिलेगा। देन वो बेल बजने पर ही तुरंत अपना उसकी सेलिब्रेशन स्टार्ट हो जाती है। Okay. The sound of the bell are situations is the part when the unconditioned stimulus and the conditioned stimulus are present together to produce the unconditional response acquisition is basically। देन मैम इन्होंने क्या किया, जो हमारा बेल थी इन्होंने फिर से ये बेल जो है कई टाइम्स बजाई, जैसे कि 20 या 25 बार कम से कम। देन उस डॉग को ये अच्छे से लर्न हो गया कि अगर बेल बजेगी तो मुझे खाना मिलेगा। तो अब उन्होंने क्या किया कि खाना नहीं दिया लेकिन बेल बजाई, तो ऑटोमेटिकली जो डॉग है उसकी सेलिब्रेशन स्टार्ट हो जाती है विदाउट Good. एनी। देन मैम ये हुआ, उसके बाद उन्होंने फिर से वही किया, उन्होंने फिर से बेल बजाई, लेकिन इस बार उन्होंने मीट उसको प्रेजेंट नहीं किया, उसको ना मीट दिया खाने के लिए ना ही कुछ और फूड दिया। तो उस डॉग को क्या हुआ, हम रिपीटेडली उसके साथ ये करने लगे तो मैम जो हमारा डॉग है उसने क्या किया, सेलिब्रेशन करना बंद कर दिया, बिकॉज उसने अपने माइंड में एसोसिएट कर लिया कि अब बेल बज रही है लेकिन बेल बजने के बाद मुझे कोई भी खाना नहीं मिल रहा है, और मतलब कि कोई भी उसे उसको मतलब मैम खाना वगैरह नहीं मिल रहा, तो उसने सेलिब्रेशन करना बंद कर दिया। देन मैम क्या हुआ, देयर नाउ बेल इज नो लॉन्गर द नेचुरल स्टिमुलस। अब क्या हुआ मैम, जो हमारी बेल है वो हमारी अब ज्यादा देर तक क्या नेचुरल स्टिमुलस नहीं रहेगी, बिकॉज इट प्रोड्यूसेस अ रिएक्शन फ्रॉम द डॉग, इट इज द कंडीशनड स्टिमुलस और CS। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा कंडीशनड स्टिमुलस हो गया। अब कंडीशन रिस्पॉन्स क्या होता है इसके अंदर, सेलिब्रेशन इज द कंडीशन रिस्पॉन्ड टू द स्टिमुलस विदाउट द मीट दैट द डॉग फॉरगॉट टू सॉल्वेट टू द बेल 30 टाइम्स इन अ डे। मतलब मैम उसको बार बार रिपीटेडली क्या कर रहे हैं कि बेल बजा रहे हैं बट उसे कोई खाना नहीं दे रहे हैं, तो वो क्या करता है, फॉरगॉट हो जाता है। तो इससे हमें एट द एंड कंक्लूजन इसका ये है कि जब हम किसी के साथ कोई चीज़ रिपीटेडली करते हैं तो उसको वो माइंड में लर्न हो जाती है बहुत अच्छे तरीके से, बट जब हम उसको उसमें करते हैं दूसरे तरीके से अपोजिट की तरह करते हैं तो वो उस चीज़ को बहुत जल्दी भूल भी जाता है। दैट्स Good. मैम। Good. थैंक यू। अब नेक्स्ट कौन बताएगा? आदर्श मैम। आदर्श। मैम आयुष दत्त शर्मा तो है ही नहीं। मैम नेक्स्ट आयुष की थी। आप बता दो, कोई बात नहीं। मैम हमारी नेक्स्ट थ्योरी है थ्योरी ऑफ इनसाइट लर्निंग। मैम इनसाइट लर्निंग, दिस थ्योरी इज आल्सो नोन एज द गेस्टाल्ट थ्योरी। मैम गेस्टाल्ट थ्योरी मींस होती है कि एक शेप, पर्टिकुलर शेप एंड साइज या Okay. एक अरेंजमेंट, पर्टिकुलर एक अरेंजमेंट किसी भी चीज की। Okay. मैम
ये थ्योरी जो है इट इज गिवन बाय द वोल्फगैंग कॉलर, but after that it is continue because this theory is the more greater than trial and error and classical theory of conditioning classical theory. तो मैम तीन और साइंटिस्ट थे जो इन थ्योरी को कंटिन्यू कर रखा था, लेविस एंड अदर टू और मोर साइंटिस्ट थे। तो मैम इसमें वोल्फगैंग कॉलर ने ये भी दिखाया था कि एक चिंपैंजी, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था एक चिंपैंजी के ऊपर, चिंपैंजी का नाम था सुल्तान। मैम उन्होंने उस चिंपैंजी को पर्टिकुलर एक केज में रखा और केज में एक केला लगा दिया, केला ऊपर हैंग कर दिया केज के ऊपर, पर्टिकुलर उसके हाथ से वो छूट उसके टच ना हो, और वहां पे एक बॉक्स रख दिया। ओके फिर उसके बाद जो है चिंपैंजी बहुत ट्राई किया उसको पकड़ने की विदाउट एनी बॉक्स, उसी केज में था बट उसने बॉक्स का यूज नहीं किया। लेकिन फिर कुछ देर बाद उसके माइंड में आइडिया आया कि उस बॉक्स के ऊपर चढ़ के उस केले को टच करे, तो उसने टच किया, वो केला उसके हाथ में आ गया। तो मैम सेकंड चांस जो था, सेकंड चांस में उन्होंने इसी पर्टिकुलर थिंग्स को टफ कर दिया, मतलब कहने का मतलब इस गेम को ही हार्ड कर दिया, इस एक्सपेरिमेंट को हार्ड कर दिया। उन्होंने केस जो केला जो हैंग किया था उसकी डिस्टेंस और बढ़ा दी और उस केस में दो वो रख दिए, क्या दो बॉक्स रख दिए। तो एक बार चिंपैंजी जो है जो सुल्तान था वो ट्राई तो कर रहा था बार बार एक ही बॉक्स पे, लेकिन फिर उसके दिमाग में कुछ देर बाद आइडिया आया और उसने दोबारा दूसरे बॉक्स का यूज किया, और दूसरी बार यूज करने के बाद उसने फिर से केले को पकड़ लिया और मतलब केले को हैंग ले लिया। मैम थर्ड पर थ्योरी में मैम वही है कि मैम इस बार और केले की हाइट को बढ़ा दी जाती है और चिंपैंजी जो है दो बॉक्स लगाने की कोशिश करता है, बट एक उसमें एक और कंडीशन में एक स्टिक भी दे दी जाती है जिसके थ्रू वो कुछ देर बाद ट्राई करता है लेकिन नहीं होता है, लेकिन जब स्टिक मिल जाती है तो उस स्टिक के थ्रू उसको फिर से ले लेता है। ओके तो मैम यही पर्टिकुलर कंडीशनिंग दिखाई गई थी कि इस थ्योरी में कि उन्होंने ये बताया था कि हम मतलब अगर हमारे पास चलो दिमाग रहेगा, हमारे पास आइडियल रहेगा, तो हम किसी भी पर्टिकुलर स्टेज का यूज करके हम उस एनवायरमेंट में सर्वाइव कर सकते हैं, हम उस चीज से सीख सकते हैं कुछ भी। ओके वो हमारे इनसाइड थ्योरी पे डिपेंड करता है। ओके गुड नेक्स्ट मैम नेक्स्ट आयुष दत्त शर्मा का था, लेकिन आयुष है ही नहीं मैम। चलो तो बहुत अच्छा बताया आप लोगों ने, समझ आया ना, एक दूसरे का ज्यादा अच्छे से समझ आया होगा। यस मैम। ओके तो आपका नेक्स्ट क्या था? तो आपका परसेप्शन हो गया था, इल्यूजन क्या था? मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टिमुलस। तो आपका परसेप्शन क्या था? जो भी आप अपने सेंसरी ऑर्गन्स के थ्रू जो भी चीजें इनपुट अपने ब्रेन में आपका जा रहा है और आप उसको इंटरप्रेट कर रहे हो, वो क्या होता है? परसेप्शन। तो अगर इसमें कोई एबनॉर्मेलिटी आती है, आप गलत परसीव करते हो, तो मिस इंटरप्रिटेशन, और जिसको बोलते हैं इल्यूजन। बाकी अब इनसाइट क्या होती है? इनसाइट है ना आपका नेक्स्ट। इधर कॉग्निशन में और क्या है आपका? इनसाइट देखते हैं, इनसाइट क्या होता है आपका? इनसाइट क्या है? इन मतलब
इन इटसेल्फ, अपने आप में। साइट मतलब देखना, ठीक है। तो साइकोलॉजी में ये टर्म इसलिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि जैसे अगर कोई भी साइकेट्रिक डिसऑर्डर होता है, कोई भी मेंटल डिसऑर्डर है, उसमें सबसे पहले जो चीज लॉस होती है, मोस्ट ऑफ द टाइम जो चीज लॉस होती है वो क्या होती है? आपकी इनसाइट, ठीक है। By insight meant a good observation, perception of situation as a whole, or perceiving those parts of the situation that provide a route to goal. तो एक मिनट में आपका जरा सिलेबस चेक करती हूँ नेक्स्ट। बाकी ठीक है, चलो मेमोरी पढ़ते हैं इसके बाद। मेमोरी क्या होती है आपकी? मेमोरी इज अ प्रोसेस बाय विच लर्न मटेरियल इज रिटेन, ठीक है। तो लर्निंग में आपने आपने सारी वो चीजें लर्न कर ली है ना, आपने जो भी चीज सीखी, लर्न करी, अब उसका यूज ही नहीं है अगर वो आपकी मेमोरी में ना रहे, ठीक है। अभी आप क्लास पढ़ रहे हो, अगर आप वो चीज आपको याद ही ना रहे तो एग्जाम में तो आपके 0 मार्क्स ही आएंगे, तो पढ़ने का क्या फायदा है ना। तो चीजें जितना समझ में आनी चाहिए उतना ही इम्पोर्टेंट है कि वो चीजें याद भी रहे, है ना। तो अब लाइफ में कुछ भी हुआ, अब आपने उस चीज से कुछ लर्न किया, कोई लेसन लर्न किया कि नहीं आगे से ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन उस टाइम के लिए आपने वो लेसन लर्न किया, लेकिन आगे जो आपने उस चीज को आप अगर याद ही नहीं रखा और फिर से वही गलती करी, तो उसका कोई लर्न करने का नहीं है, ठीक है। तो लर्निंग तभी इफेक्टिव होती है जब वो रिटेन रहे, ठीक है। और इसी रिटेंशन ऑफ लर्निंग को क्या बोलते हैं हम? मेमोरी, ठीक है। तो मेमोरी डेफिनेशन है, मेमोरी इज द रिटेंशन या फिर स्टोरेज ऑफ इंफॉर्मेशन इन एनी फॉर्म, ठीक है। उसके बाद आपका क्या है? नेचर ऑफ मेमोरी। अच्छा, इसकी डेफिनेशन एक और है। मेमोरी क्या है? पहला तो क्या था? रिटेंशन या स्टोरेज ऑफ इंफॉर्मेशन। फिर क्या है? मेमोरी इज अ एबिलिटी टू रिकॉल, रिमेम्बर पास्ट इवेंट और प्रीवियसली लर्न इंफॉर्मेशन, ठीक है। मेमोरी क्या है? एक एबिलिटी है टू रिकॉल, याद करना, रिमेम्बर करना पास्ट के इवेंट या प्रीवियसली जो भी इंफॉर्मेशन आपने लर्न की है, प्रीवियसली लर्न इंफॉर्मेशन, और स्किल्स, कोई भी अगर स्किल आपने सीखी है तो वो क्या होती है आपकी? मेमोरी। सो हमारी जो मेमोरी होती है, इसके 3 प्रोसेस होते हैं। पहला होता है आपका एनकोडिंग। एनकोडिंग मतलब हमारी जो मेमोरी में जिस तरीके से इंफॉर्मेशन जाती है, एंटरिंग इंफॉर्मेशन इनटू मेमोरी, उसको क्या बोलते हैं हम? एनकोडिंग, ठीक है। उसके बाद स्टोरेज। तो स्टोरेज जैसे वो हमारे माइंड में स्टोर रहती है। रिट्रीवल, जब भी आपको चीज की जरूरत होती है, कोई चीज आपको काम करना है, कुछ भी चीज है, कोई डिसीजन मेकिंग, कुछ डिसीजन लेना है, उससे पहले जो जब आप उसको यूज करते हो तो वो क्या होता है आपका? रिट्रीवल, ठीक है। तो ये तीन तीन प्रोसेस होती है मेमोरी के लिए। आ, अब देखो मेमोरी हमारी 3 टाइप की होती है। एक होती है हमारी सेंसरी मेमोरी, दूसरा होता है हमारा शॉर्ट टर्म मेमोरी, तीसरा है आपका लॉन्ग टर्म मेमोरी, ठीक है। सेंसरी मेमोरी प्रोवाइड टेम्पररी स्टोरेज ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉड बाय अवर सेंसेस।
because of highly transitory nature of the memory system, we usually are not consciously aware of sensory memory. We do not actively organize or encode this information unless they are successful transformed to short-term memory. These sensory impression disappear within seconds or two. कोई आपको स्मेल आई, कुछ आपने कोई चीज देखी, इमेज आपको वो समझ में आई, तो इसके लिए आपको उतनी कुछ एफर्ट नहीं करने पड़ते, है ना। तो ये होती है आपकी बेसिकली सेंसरी मेमोरी। जो भी आप सेंसेस से जो चीजें आप देख रहे हो, स्मेल कर रहे हो, जो आवाज सुन रहे हो, आप उसको एकदम से पहचान रहे हो, वो क्या है, आपकी सेंसरी मेमोरी है। ठीक है। उसके बाद शॉर्ट टर्म मेमोरी क्या होती है आपकी, जो 30 सेकेंड्स या कम की होती है। ठीक है। एक मिनट। शॉर्ट टर्म मेमोरी comprises of immediate recollection of stimuli that we have just perceived. Short term memory provide temporary resting place for information. ठीक है। Short term memory holds relatively small amount of information for brief period of time. Usually it is 30 seconds or less. ठीक है। अब आपका ओटीपी आया फोन में, आप मैसेज में गए, आपने ओटीपी की 6 डिजिट याद करी, 481623। ठीक है। आपने मैसेज में वो याद करी, आप गए पेज में, आपने वो ओटीपी एंटर किया और आपने सबमिट कर दिया। फिर आपको बाद में क्या वो ओटीपी याद रहता है? नहीं। ठीक है। तो वो जो कुछ सेकंड के लिए जब आप कोई चीज विशफुली, ठीक है, जानबूझ के आप कोई चीज कुछ याद रखते हो कुछ सेकंड्स के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं? शॉर्ट टर्म मेमोरी। ये किस लिए होती है? ये इमीडिएट यूज के लिए होती है और सुपरफिशियल होती है। इसमें जो इंफॉर्मेशन स्टोर होती है ये सुपरफिशियल होती है। उसके बाद हमारी जो शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है ये लिमिटेड कैपेसिटी होती है इसकी। ठीक है। अब एक साथ आप 3-4 ओटीपी नहीं याद कर सकते ना, ज्यादा ज्यादा 2 कर लोगे। तो इसीलिए जो हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है ये क्या होती है, इसका जो कैपेसिटी होती है वो कम होती है। ठीक है। ओके। सो उसके बाद आता है आपका लॉन्ग टर्म मेमोरी। तो थर्ड memory system is long term memory and it retain amount of information for longer period of time. It is like a giant storage house that never quite fills up with the fact, feeling, image, skills, attitude. तो देखो बचपन में आपने साइकिल चलाना सीखा था, वो आपको याद रहता है। ठीक है। थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे याद आ जाएगा। तो वो सारी तब से लेके जो आपने बचपन से चीजें सीखी हैं और वहां से लेके अभी तक की आपको इमोशंस, आपको कोई भी जगह के बारे में कुछ भी चीजें, वो आपको क्या रहती है? याद रहती है। कोई भी आपने बचपन में खाना बनाना सीखा है, ठीक है, कोई लैंग्वेज है आपकी, कुछ भी चीज है, तो वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में रहती है। अ, अब देखो, जो लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है ये 2 टाइप की होती है। ठीक है। तो लॉन्ग टर्म मेमोरी में क्या था, हमारा जो भी चीज हम बचपन से लेके अभी तक जो भी चीज हमारे हमने सीखी है वो सब क्या है, लॉन्ग टर्म मेमोरी में है ना। सो अब क्या हुआ कि वो जो मेमोरी होती है वो 2 टाइप की होती है। एक जो हमारी परफॉर्म स्किल के ऊपर है, ठीक है, खाना बनाना, साइकिल चलाना, कोई भी कुछ भी चीज काम करना, ठीक है, कोई मशीन चलाना, सिलाई करना, कढ़ाई करना, कोई भी प्रोसीजर, कोई स्किल परफॉर्म करना, उसको क्या बोलते हैं हम? प्रोसीजरल मेमोरी। कोई भी प्रोसीजर करने की जो हमें याद रहती है चीजें, वो क्या होती है? हमारी प्रोसीजरल मेमोरी। ठीक है। उसके बाद डिक्लेरेटिव मेमोरी क्या होता है? जो भी आपने फैक्ट, जो चीजें सीखी हैं, ठीक है, तो हम जो भी कंटेंट, जो फैक्ट चीजें सीखते हैं
कि ऐसा करने से ऐसे होता है, जो लाइफ के लेसन्स होते हैं, या और भी आप जो अपनी बुक्स में पढ़ रहे हो कुछ इस टाइप के, जो एकेडमिक हो गया, जो ये चीजें आपको याद में रहती हैं, ये क्या होती है आपकी डिक्लेरेटिव मेमोरी। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म मेमोरी दो टाइप की थी। एक जो भी आपने प्रोसीजर सीखे हैं, काम सीखा है, ठीक है, कोई मशीन चलाना, कुछ भी, साइकिल चलाना, कोई भी कोई भी चीज परफॉर्म करना, खाना बनाना, तो ये सब किसके अंदर आता है, आपका प्रोसीजरल मेमोरी के अंदर। और जो भी आपने फैक्ट, जो सही गलत, लाइफ के लेसन्स, ये सब चीजें सीखी हैं, ये किसमें आती है, आपकी डिक्लेरेटिव मेमोरी में। ओके। अब प्रोसेस, मेथड ऑफ लर्निंग। अच्छा, इसमें मेथड ऑफ लर्निंग है। अच्छा, तो वो इसकी प्रोसेस प्रोसेस में है आपका पहला लर्निंग, दूसरा है आपका रिटेंशन, और तीसरा है आपका रिकॉल। ठीक है, तो मेमोरी, अगर कोई भी चीज आपको मेमोरी में रखनी है लॉन्ग टर्म के लिए, सबसे पहले आपको उसको अफेक्टिवली लर्न करना पड़ेगा। ठीक है, जितने अच्छे से आप कोई भी चीज को लर्न करोगे, उतने ही अच्छे से वो चीज आपके माइंड में रिटेन रहेगी फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, और उतना ही उसकी रिकॉलिंग इजी होगी। ठीक है, तो अब देखो, हर हर कोई अलग अलग तरीके से लर्न करता है। ठीक है, कोई कोई होते हैं जिनको, जो बार बार एक लाइन को पढ़ते हैं और फिर याद करते हैं। ठीक है, किसी भी क्वेश्चन को, आपका कोई भी अगर क्वेश्चन है, उसको पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, आधा आधा करके पढ़ते हैं। ठीक है, कुछ होते हैं जो पूरा एक साथ रट लेते हैं, याद कर लेते हैं, है ना। तो अब जैसे जिसको इजी लगता है, तो देखो लर्निंग के क्या क्या तरीके होते हैं। एक होता है होल एंड पार्ट मेथड। होल मेथड, द होल लेसन इज लर्न एज अ होल। पार्ट में आपने डिवाइड किया और सब यूनिट्स में, और उसको आपने याद किया। ठीक है, उसके बाद सेकेंड है स्पेस्ड एंड अनस्पेस्ड मेथड। स्पेस्ड मेथड ऑफ लर्निंग आल्सो नोन एज distributed learning. It means that after we have learned a lesson, we should give it a interval of rest. This method is based upon test, try, rest, try. ठीक है, उसके बाद अनस्पेस्ड में क्या हो गया कि मेथड इज ऑल्सो नोन एज मास्ड लर्निंग, where after we have learned a lesson we go on learning and repeating without taking rest. The result is boredom, fatigue. Space method is better than unspaced method. तो देखो क्या है, दोनों में क्या क्या मतलब है, स्पेस्ड और अनस्पेस्ड का। अब अगर देखो आपने, मैंने अभी आपको, अगर हम लोग अभी मेमोरी पढ़ रहे हैं, ठीक है, अब आपने आज जाके वो रिवाइज किया, उसके बाद आपने कल किया, तो कुछ दिन तक आपने रिपीट किया, अच्छा है ना। लेकिन अगर आप वही चीज डेली 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 रिवाइज करोगे, तो क्या होगा, उस टॉपिक से बोर हो जाओगे। ठीक है, और वो उसको आपको ठीक से याद ही नहीं होगी। सो स्पेस्ड और अनस्पेस्ड का मतलब यही है कि जब हम कोई चीज को याद करते हैं, फिर हम क्या करते हैं, कुछ कुछ दिन रेस्ट देते हैं, उसके बाद हम फिर कुछ टाइम बाद फिर से उसको रिवाइज करते हैं। ठीक है, सो ये देखा गया है कि जो स्पेस्ड मेथड होता है, मतलब आप जो टाइम दे रहे हो बीच में, ठीक है, वो ज्यादा इफेक्टिव है अनस्पेस्ड के। क्यों? क्योंकि जो अनस्पेस्ड होता है, जब आप वही चीज डेली 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 पढ़ोगे, तो क्या होता है, वो बोर्डम और फटीग कॉज करता है। अम, उसके बाद आपका क्या है, पार्ट प्रोग्रेसिव मेथड। दिस मेथड इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ पार्ट्स एंड होल मेथड। द टास्क इज डिवाइडेड इनटू, तो ये होल सेम, जो पार्ट मेथड है, ऊपर होल एंड पार्ट मेथड था, वही है। ठीक है, तो आप क्या करते हो इसमें, पहले पहला जो कोई भी चैप्टर है, उसको आपने यूनिट्स में डिवाइड किया। ठीक है, जो डेली हम लोग क्लास में करते हैं। ठीक है,
जैसे कि हमने लर्निंग कल पढ़ा था, उसके बाद आप लोगों ने थ्योरीज पढ़ी, फिर आज हमने थ्योरीज रिवाइज करी, है ना। तो अब क्या हुआ कि इसमें कोई भी अगर आपको एक चैप्टर है, उसको क्या किया, सब यूनिट्स में डिवाइड किया, ठीक है। तो अब उसके बाद क्या हुआ, आज हमने क्या पढ़ा, उसकी डेफिनेशन पढ़ी, उसके साइन एंड सिम्टम्स पढ़े। फिर अगले दिन हमने पढ़ा कॉम्प्लिकेशन पढ़ी, मैनेजमेंट पढ़ा। तो किसी भी एक यूनिट को डिवाइड करना और फिर उसको थोड़ा थोड़ा करके पढ़ना, फर्स्ट डे सेकेंड डे, ठीक है, ऐसे पार्ट में पढ़ना, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं हम, पार्ट प्रोग्रेसिव मेथड। पहले एक पार्ट कंप्लीट करते हैं, फिर दूसरा, फिर तीसरा, ठीक है। अब होल एंड पार्ट मेथड और पार्ट प्रोग्रेसिव मेथड दोनों में क्या डिफरेंस है कि इसमें देखो, एक तो टाइम ड्यूरेशन का है, ठीक है। तो एक उनने क्या किया है कि सिंपल, एक तो पूरा होल रट लिया, दूसरे में उनने याद करने के लिए पहले एक पार्ट याद किया, फिर दूसरा किया, लेकिन करा एट द सेम टाइम, ठीक है। लेकिन पार्ट प्रोग्रेसिव में क्या था, पहले डिवाइड किया, फिर एक पार्ट पढ़ा अच्छे से, उसके बाद टाइम दिया, फिर दूसरा पढ़ा, ठीक है। फिर जब वो कंप्लीट हो गया तो उसके बाद नेक्स्ट में, ठीक है। तो ये होता है आपका पार्ट, फिर प्रोग्रेसिव मेथड। पूरा एक पार्ट कंप्लीट हुआ, फिर प्रोग्रेस किया नेक्स्ट पार्ट में। उसके बाद आपका आता है मिक्स्ड और मीडिएटिंग मेथड, ठीक है। तो मिक्स्ड और मीडिएटिंग मेथड में क्या है आपका, तो लर्नर क्या करता है, पहले होल मेथड यूज करता है, मतलब पूरा पढ़ा एक बार, तो एक बार सारा पढ़ लिया, उसके बाद जो चीज डिफिकल्ट लगी उसको सिलेक्ट किया और उसको बाद में दोबारा से पढ़ा, ठीक है। तो ये था आपका मिक्स्ड मेथड। जैसे आपने पूरा यूनिट पढ़ा, आपको लगा कि हाँ थ्योरीज आपको अच्छे से याद नहीं हुई है, आपने फिर थ्योरीज को और अच्छे से पढ़ा, ठीक है। उसके बाद फिर पूरा यूनिट एक बार और रिवाइज किया, तो ये क्या होता है आपका मिक्स्ड मेथड, ठीक है। तो इसमें क्या था, पहले कौन सा मेथड यूज किया है, होल वाला किया है, होल मेथड कंप्लीट पूरा पढ़ा, फिर उसके बाद सिलेक्ट किया कौन सा अच्छे से पढ़ना है, डिफिकल्ट पोर्शन कौन सा है, फिर जब उसको पढ़ा तो उसको क्या बोलते हैं हम, मिक्स्ड मेथड। उसके बाद है आपका रेसिटेशन मेथड, ठीक है। लाइक होल और पार्ट मेथड, रेसिटेशन इज वन ऑफ द चीफ मेथड और एड ऑफ इकोनॉमिकल लर्निंग और memorization. Recitation means reciting to oneself. It means checking up on oneself and being examiner from time to time. It consists of reading material once or twice, try to recall that. तो देखो खुद से, कोई होता है ना कि पहले याद किया, फिर ऐसे हाथ से कवर किया, फिर बोल के देखा कि याद हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। तो बीच बीच में खुद ही को टेस्ट करते हुए पढ़ना। आपने एक चैप्टर पढ़ा, फिर आप वो लिख कर देखोगे कि आपको आया या नहीं आया है, ठीक है। नहीं आया है, आप फिर से पढ़ोगे, तो वो क्या होता है आपका रेसिटेशन मेथड। तो ये आपके क्या थे, सारे मेथड्स ऑफ लर्निंग, ठीक है, किस तरीके से आप सीख रहे हो। अब नेक्स्ट है आपका रिटेंशन। तो देखो आपकी जो मेमोरी है, इस एस्पेक्ट्स होते हैं, ठीक है। अब जो चीज आपने याद की है, लर्न की है, वो या तो क्या रहेगी, रिटेन रहेगी या फॉरगेटिंग में आएगी, ठीक है। या तो आप भूल जाओगे या वो हमेशा के लिए रिटेन रहेगी। तो रिटेंशन क्या है, ये मेमोरी का एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है। जो चीज आप याद कर रहे हो, वो अगर आपको पॉजिटिवली रहती है, प्रेजेंट रहती है, तो रिटेंशन होता है। अगर वो भूल जाते हो तो वो नेगेटिव एस्पेक्ट है, वो उसको फॉरगेटिंग कहते हैं, ठीक है। अब उसके बाद रिटेंशन। तो रिटेंशन हमारा क्या है, शॉर्ट टर्म मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी, ठीक है। अगर कोई चीज थोड़े टाइम के लिए हम रिटेन रह रही है तो वो क्या होगी, शॉर्ट टर्म मेमोरी। जैसे कि ओटीपी या जो भी है, ठीक है, कुछ सेकंड के लिए आपने जो चीज करनी है वो क्या हो गया आपका
शॉर्ट टर्म मेमोरी। जो चीजें लंबे समय तक रिटेन रहती हैं वो क्या होती है आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी। ठीक है। अब देखो क्या है कि क्या क्या फैक्टर्स हैं जो रिटेंशन को इन्फ्लुएंस करते हैं। पहला क्या है, अब देखो आपको सिंपल चीज है, आप दिन में बहुत सारी चीजें देखते हो है ना, लेकिन आपको वही चीज अच्छी कुछ ही चीजें जो आपको याद रहती हैं। ठीक है। तो उसमें सबसे पहला क्या है आपका नेचर ऑफ मटेरियल। ठीक है। तो अगर मान लो कि कोई भी चीज जो आप याद कर रहे हो वो बहुत काम की है तो वो आपको याद रहेगी, है ना। फिर किस मेथड से आप उसको याद कर रहे हो, पार्ट से, होल मेथड से, मिक्स्ड से, रेसिटेशन से। तो आप जिस मेथड से याद कर रहे हो उस पे डिपेंड करता है। ठीक है। उसके बाद स्पीड ऑफ लर्निंग, द फास्टर द लर्निंग द बेटर द रिटेंशन। जितनी जल्दी चीजें हमें याद होती हैं वो उतना ही टाइम तक रिटेन रहती है। ठीक है। उसके बाद मेंटल सेट, रिटेंशन इज ग्रेटर इफ द मटेरियल टू बी लर्न इज स्टडीड वी इंटेंड टू रिमेम्बर इट ओवर अ लॉन्गर पीरियड। तो देखो अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, आप चाहते हो कि वो चीज आप ना भूलो, वो आपको याद रहे, तो आप जितनी मेहनत करोगे लर्न करते हुए कि अगर आपको, अब मैं पढ़ रही हूँ मुझे ये चीज नहीं भूलनी है, मैं इसको और अच्छे से पढ़ रही हूँ, तो वो चीज पे अगर हम फोकस करके पढ़ते हैं तो वो चीज हमें लंबे टाइम तक याद रहती है। तो वो हमारा क्या है, मेंटल सेट है। ठीक है। आपको पता है कि भाई आप आपने इतने पैसे दिए हैं, आपको ट्यूशन जाना है, तो ये चीज आपको अच्छे से पढ़नी ही है। ठीक है। तो आप मेंटली सेटअप अपना पूरा करके जाते हो तो वो चीज आपको याद रहती है लंबे टाइम तक। फिर नेक्स्ट है आपका अटेंशन। तो अब जिस चीज पे आप अटेंशन दोगे वो चीज आपको याद रहेगी। सेम है फिर आपका इंटरेस्ट, जिस चीज में आपका इंटरेस्ट होगा वो चीज आप याद रखोगे। ठीक है। किसी को कुकिंग का शौक होता है तो उसको, उसने जो भी बचपन से कुकिंग की चीजें सीखी हैं वो उसको याद रहेंगी, है ना। तो किसके किसकी वजह से, क्योंकि इंटरेस्ट है। तो जिस चीज में हमारा इंटरेस्ट होता है वो चीजें हम याद रख पाते हैं। अम, उसके बाद है आपका इंडिविजुअल डिफरेंसेस। ठीक है। तो अब देखो चीजें सीखना, याद करना किस में इजी होता है, बच्चों में। ठीक है। तो बच्चे जो होते हैं वो ज्यादा जल्दी रिटेन करते हैं, ज्यादा चीजें रिटेन कर सकते हैं देन अडल्ट्स। ठीक है। धीरे धीरे बड़े होते जाते हैं, चीजें भूलते जाते हैं ना, तो बच्चों में जो रिटेंशन पावर होती है वो ज्यादा होती है। अब ये तो हो गया रिटेंशन का। रिटेंशन मतलब या तो शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म। ठीक है। क्या क्या चीजें अफेक्ट करी थी कि वो जो अभी हम सीख रहे हैं वो कैसा है, किस तरीके से हम सीख रहे हैं, मेथड ऑफ लर्निंग, किस स्पीड से हम लर्न कर रहे हैं, अटेंशन दे रहे हैं, इंटरेस्ट का है। ठीक है। एज क्या है हमारी। तो इन सब चीजों पे रिटेंशन डिपेंड करता है। अब रिटेंशन हो गया, लर्निंग हो गया। अब नेक्स्ट क्या आता है आपका, रिकॉल। तो देखो अगर आप राशन मंगाए जा रहे हो, ठीक है, आप उसको जमा करते जा रहे हो, लेकिन अगर उसको आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, ठीक है, तो उसका कोई फायदा नहीं है। सो ऐसे ही कोई भी इंफॉर्मेशन है अगर आप याद कर रहे हो, लर्न कर रहे हो, रिटेन कर रहे हो, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो सही टाइम पे रिकॉल भी हो। ठीक है। तो जितना रिटेंशन इम्पोर्टेंट है उतनी ही रिकॉल भी इम्पोर्टेंट है। Recall is a third aspect of memory. It is very essential for memory. It is mental revival of memorized thing. ठीक है। तो जो भी चीजें मेमोराइज करी हैं, याद करी हैं, उनको, उनका रिवाइवल, ठीक है, उनको दोबारा से याद करना। अब जैसे हमारा रिटेंशन मेथड ऑफ लर्निंग पे डिपेंडेंट था, ऐसे ही रिकॉल किस पे डिपेंड होता है आपका, लर्निंग पे और रिटेंशन दोनों पे। ठीक है। अब देखो कितने टाइप के रिकॉल होते हैं। तो बेसिकली हमारे दो टाइप के रिकॉल हैं, एक है हमारा स्पॉन्टेनियस और दूसरा है हमारा डेलिब्रेट। ठीक है। तो कोई भी चीज है, अगर आप एकदम से, आपको कोई चीज क्वेश्चन पूछते हैं और आपको एकदम से याद आ जाता है तो वो क्या है, स्पॉन्टेनियस।
ठीक है, नहीं ऐसे नहीं करना चाहिए। अब सपोज क्या हुआ कि आपने बचपन में देखा था कि किसी के अगर बी स्टिंग करता है, ठीक है, मधुमक्खी काटती है, तो आपने बचपन में सीखा था कि वो चाबी, लोहे की कोई चीज घिस के और उसको तुरंत लगाना चाहिए, है ना। तो अब अचानक से आप जा रहे हो, आपके हाथ में मधुमक्खी ने काटा, आपने तुरंत चाबी निकाली, उसको सरफेस पे ऐसे रब घिसा और उसके बाद आपने वो अप्लाई कर दी, ठीक है। तो ये क्या था आपका स्पॉन्टेनियस याद करना। डेली तो आप नहीं याद कर रहे थे ना कि हाँ अगर ऐसा होता है तो ये करना चाहिए, नहीं। तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमें स्पॉन्टेनियस एकदम से रिकॉल हो जाती हैं, ठीक है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमें डेलिबरेटली याद करनी पड़ती हैं बैठ के, ठीक है। आप मेडिटेट करते हो, चीज याद करने की कोशिश करते हो, बताओ क्या हुआ था या नहीं हुआ था, जब आप थोड़ी सी एफर्ट डालते हो, ठीक है, थोड़ा सा एफर्ट डाल के वो कोई चीज याद करने की कोशिश करते हो, उसको हम क्या बोलते हैं, डेलिबरेट रिकॉल। अब हमारा फैक्टर्स जो कि रिकॉलिंग में इंटरफेयर कर रहा है, ठीक है, अफेक्ट कर रहा है। तो पहला क्या है हमारा, एसोसिएशन ऑफ आइडियाज। रिकॉल इज इन्फ्लुएंस्ड बाय एसोसिएशन ऑफ आइडियाज। द बेटर association of idea lead to better recall. वेरियस लॉज ऑफ एसोसिएशन। तो देखो क्या है कि अब सपोज अगर आप पुरानी चीजें अगर याद करने के लिए जाते हैं, ठीक है, तो कई बार क्या होता है कि आप अपने पुराने स्कूल में गए तो आपको उससे जुड़ी हुई चीजें याद आ जाएंगी, ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं हम, एसोसिएशन। तो जब उसके आसपास की चीजें आपको याद आती हैं तो कोई एक पर्टिकुलर चीज भी आपको याद आ जाती है, ठीक है। तो एसोसिएशन ऑफ आइडियाज। उसके बाद है हमारी मेंटल सेट, ठीक है। तो देखो हमारी मेंटल सेटअप कैसा है। तो अब जिसको पूजा पाठ में इंटरेस्ट होगा, ठीक है, जो रिलीजियस होगा बहुत ज्यादा, उसको अपनी रिलीजन से रिलेटेड चीजें एकदम तुरंत याद आ जाएंगी, क्योंकि उनका मेंटल सेट वही है, ठीक है। किसी को अगर किसी चीज में प्रोफेशन अपना आगे बढ़ाना है, ठीक है, कोई भी चीज इम्पोर्टेंट लगती है, तो हमारा मेंटल सेट वैसा ही होता है और हमें वो चीजें वैसे ही रिकॉल हो जाती हैं इजीली, ठीक है। उसके बाद हेल्दी बॉडी एंड माइंड। तो फिजिकल हेल्थ, फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप फिजिकली हेल्दी हो, मेंटली हेल्दी हो, तो चीजें आपको अच्छे से याद रहती हैं, ठीक है। अगर आप फिजिकली बीमार हो, 3-4 दिन से बुखार है, बॉडी वीक है, कोल्ड हुआ हुआ है, ठीक है, और ऐसे में क्या होगा, रिकॉलिंग मुश्किल होती है ना, चीजें याद नहीं आती। ओल्ड एज में क्या होता है, धीरे धीरे चीजें भूलना, ये सब चीजें होना, ठीक है। तो हेल्दी बॉडी रहेगी, माइंड हेल्दी रहेगा, ठीक है, ज्यादा चीजें सोच रहे नहीं है, हेल्दी माइंड है, तो क्या होगा, चीजें उतनी जल्दी ही रिकॉल होती हैं, ठीक है। उसके बाद है आपकी फीलिंग्स। फीलिंग एंड एक्सपीरियंसेस ऑफ पेन एंड प्लेजर आर रिकलेक्टेड इजियर देन इन डिफरेंट मीनिंग फीलिंग्स, ठीक है। तो कोई भी चीज आपको बहुत ज्यादा पेन देती है या एकदम से कोई प्लेजर देती है, तो वो आपको वो चीज इससे रिलेटेड जो भी चीज होती है वो याद आ जाती है, ठीक है। आपने कुछ टेस्ट किया खाने का, ठीक है, फिर आपको याद आया कि आपने बचपन में एक बार किसी के हाथ से ये चीज खाई थी, है ना। तो वो क्या होता है, आपको वो चीज याद आ जाती है, ठीक है। अब उसके बाद हमारा रिकॉल के बाद है रिकॉग्निशन। रिकॉग्निशन क्या होता है, it is the awareness of experience that the retained uh, awareness of experience that has been retained up in the mind, ठीक है। अब जो चीजें हमने रिकॉल करी हैं उसका जो बेसिकली जो भी चीज हम एक्सपीरियंस लाइफ में जो भी गेन करते हैं, जो चीजों का मतलब सीखते हैं, वो सब क्या है, रिकॉग्निशन है, ठीक है। सो हमारा मेमोरी के क्या क्या प्रोसेस में क्या क्या पार्ट्स थे, पहला क्या था, लर्निंग,
दूसरा क्या था, लर्निंग में हमने मेथड ऑफ लर्निंग पढ़ा, होल, पार्ट मेथड, देन स्पेस्ड एंड अनस्पेस्ड मेथड, पार्ट प्रोग्रेसिव मेथड, मिक्स्ड मेथड, रिसिटेशन मेथड। ये मेथड समझ में आए सबको? कोई दिक्कत? ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट था हमारा वो क्या था, रिटेंशन। ठीक है, तो जो चीजें हम सीख रहे हैं वो माइंड में जो लर्न कर रहे हैं वो रिटेन भी रहे। ठीक है, तो रिटेंशन हमारे कितने टाइप का था, 2 टाइप का। पहला था जो शॉर्ट टर्म के लिए रहता है और दूसरा लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है, तो फिर इसमें हमने पढ़ा था क्या क्या चीजें रिटेंशन को अफेक्ट करती हैं, जैसे कि हमने जो क्या कैसी चीज याद करी है, किस स्पीड से याद करी है, किस तरीके से याद करी है, उसमें हमारा इंटरेस्ट है या नहीं, उसमें हमने कितना अटेंटिव होके पढ़ा था। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका रिकॉल करना। तो जो चीज आपने रिटेन करी है उसको रिकॉल करना। रिकॉल 2 टाइप के होते हैं। ठीक है, पहला है आपका स्पॉन्टेनियस, एकदम स्पॉन्टेनियसली कोई चीज आपको रिकॉल याद आ जाती है। दूसरा है आपका डेलिब्रेट, जो चीज आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है याद करने के लिए। ठीक है, उसको बोलते हैं हम डेलिब्रेट। देन नेक्स्ट है आपका रिकॉग्निशन। तो देखो रिटेंशन, आपने कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो बातें आपने याद कर ली, है ना, तो अब आपने याद कर लिया कि हाँ एक बार ऐसा हुआ था तो ऐसा हुआ था। अब उसके बाद जो चीजें आपने याद करी हैं उससे आपने क्या सीखा, ठीक है, उस चीज का क्या एक्सपीरियंस रहा, क्या चीज आपने सीखी, वो चीज क्या होती है, रिकॉग्निशन। ठीक है, recognition is the ability to look at several things and select the one that we have seen and learned before. Recognition is possible even in the absence of recall. ठीक है, तो किसी भी चीज को आप दिन में अगर 10 चीजें सीख रहे हो तो उनमें से कि क्या चीज है आपने लाइफ में, अगर एक चीज, बहुत सारी चीजें सीखी लेकिन आपको किस चीज को रखना है माइंड में, ठीक है, वो क्या होता है आपका रिकॉग्निशन। तो ये तो क्या था आपका प्रोसेस ऑफ मेमोरी। ठीक है, अब कल हम पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग मेमोरी। और आज बहुत अच्छा जिसने तीनों ने ये थ्योरीज एक्सप्लेन की थी, बहुत अच्छी करी थी। ठीक है, अब जो पढ़ा है उसको रिवाइज करो, मेमोरी क्या होती है, ये मेमोरी की प्रोसेस क्या क्या होती है। नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, फैक्टर्स अफेक्टिंग मेमोरी। ओके, किसी को कोई भी डाउट हो तो वो पूछ लेना। ओके, तो किसी को कोई डाउट? नो मैम। ओके, सो आप लोग रिवाइज करो, जो भी छोटे टॉपिक जो भी हम चीज पढ़ रहे हैं उसको उसी समय रिवाइज किया करो। और वेरी गुड फॉर टुडे, और ऐसे ही पढ़ो, रिवाइज करते रहो। ठीक है, रिकॉलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर रिटेंशन ऑफ एनीथिंग दैट यू हैव लर्न। ठीक है, ओके, हैव अ नाइस डे। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। ओके।